अभी ना जाओ छोड़कर। अमित के मित्र और कुलीग मोहित के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। हमें रात के 8 बजे उनके घर पहुंचना था, किंतु 7 बजने वाले थे और अमित अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। मैं तैयार होकर उनका इंतजार कर रही थी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनके ऑफिस फ़ोन किया तो पता चला कि अमित 5 बजे ऑफिस से चले गए थे। मुझे चिंता हुई। मैंने मोबाइल पर फ़ोन मिलाया। अमित की आवाज़ आई, रितु मैं अभी ऑफिस में मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। मुझे बुरा लगा। अमित मुझसे झूठ बोल रहे थे। हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ हो या फिर मोहित के बेटे के लिए कोई उपहार लेने गए हों। थोड़ी देर बाद अमित आ गए और बोले, आज ऑफिस में बहुत थक गया। शाम को बॉस ने मीटिंग बुला ली, किंतु सच कहूँ तुम्हें देख के सारी थकान मिट गई। आज बहुत सुंदर लग रही हो, चलो पार्टी में चलते हैं। मेरा मन बुरा गया, किंतु मैंने चेहरे के भावों से जाहिर नहीं होने दिया। पार्टी में पहुंचे तो केक कट चुका था। मेहमान डिनर कर रहे थे। देखे मोहित ने उलाहना दिया, हद होती है यार, इतनी देर में आए हो, हम लोग कब से राह देख रहे थे। मैं तपक से बोली, ऑफिस में मीटिंग थी, आपको तो पता ही होगा, इसीलिए देर हो गई। मैंने देखा मोहित की ओर देखते हुए अमित बोल रहे थे, खाने की प्लेट उठाते हुए। मैंने मोहित को उनसे कहते सुना, यह मीटिंग का क्या चक्कर है, तू तो 5 बजे ही ऑफिस से निकल गया था। कुछ नहीं यार, थोड़ी देर के लिए उससे मिलने चला गया था। देख अमित, तू विवाहित है, ज़्यादा चक्कर में मत पड़, छोड़ दे उसे उसके हाल पर और रितु पर ध्यान दे। मेरा मन धक से रह गया, यह क्या मांझरा है, और मोहित किसे छोड़ने की बात कर रहा था। घर पहुंचकर मैं उस पूरी रात सो ना सकी थी। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा हुआ कि अमित मीटिंग का बहाना बनाकर घर से देर आए, जबकि ऑफिस से पता चला कि कोई मीटिंग नहीं थी। अब तक समझती थी कि अमित एक परफेक्ट हस्बैंड है, उनमें वो सभी गुण हैं जो एक लड़की अपने पति में चाहती है, किंतु अब लग रहा था अमित को मैं जानती ही कितना हूँ। कुछ ही दिन तो बीते हैं विवाह हुए। विवाह के 2 दिन बाद हम दोनों हनीमून के लिए दार्जिलिंग चले गए थे। वहाँ से लौटकर 1 सप्ताह भर दिल्ली अपनी ससुराल में रहकर अमित के साथ पुणे आ गई, जहाँ जिंदगी धीरे धीरे अपने रूटीन पर आ गई। अमित सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते और घर में वो सजाने संवारने में लग जाती। शाम को अक्सर हम दोनों कहीं घूमने चल देते। कुल मिलाकर मैं खुश थी, किंतु इन दिनों मेरे दिल में हलचल मची हुई थी कि ऐसा क्या है जो अमित मुझसे छिपा रहे हैं। मैंने सोचा, यूं परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे बुद्धिमानी से स्वयं पता करना होगा आखिर बात क्या है। कहीं अमित मेरे चेहरे के भावों से मन की बात समझ ना जाए। इसके लिए उनके सामने सहज रहने का अभिनय करना होगा। हर रोज़ सुबह जब अमित बाथरूम में होते, मैं उनका मोबाइल चेक करती। एक दिन एक मैसेज पर मेरी नज़र अटक गई। बैंक से मैसेज था, अमित के अकाउंट से 1 लाख निकाले गए हैं। इतनी बड़ी रकम उन्होंने किसे दी और क्यों, यह सवाल मुझे परेशान करने लगा। अमित के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, इसीलिए वहाँ देने का तो सवाल ही नहीं था। जब जितना समय मैं घर में रहते, मैं चौकस रहती। फिर एक रात खाना बनाते समय मुझे लगा अमित कमरे में फ़ोन पर किसी से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। मैं आँच बंद कर दबे पाँव दरवाजे के पीछे जा खड़ी हुई और कान लगाकर सुनने लगी। वह मोहित से कह रहे थे, नयन को रुपए दे दिए हैं, तो चिंता मत कर यार, रितु को कुछ पता नहीं चलेगा, वहाँ वह तो स्वयं में ही मस्त रहती है। मैंने एक गहरी सांस भरी और बाहर से हट गई। रात में अमित ने मुझे अपनी बाहों में समेटना चाहा तो इच्छा हुई उनका हाथ झटक दूं, चेहरे पर बनावटी मुस्कान का आवरण ओढ़े। आखिर कब तक मैं उन्हें उनके झूठे प्यार के नाटक में उनका साथ देती रहूंगी? अपने सम्मान को मार कर कब तक इस धोखेबाज इंसान को अपनी भावनाओं से खिलवाड़ करने दूंगी?
किंतु मैंने क्रोध में उफनती भावनाओं पर काबू पाया। सब्र से काम लेकर ही अपने मकसद में कामयाब हो सकती थी और अमित के झूठ को पकड़ सकती थी। जल्द ही मुझे सफलता मिली। उस रोज सुबह नाश्ता करते हुए अमित बोले, रितु, मुझे शाम को ऑफिस से लौटने में देरी हो जाएगी। बॉस के साथ मीटिंग है, तुम चाय पी लेना। मेरा चेहरा उतर गया। आज सुबह उनका मोबाइल चेक करना भी भूल गई थी। तभी संयोग से दिल्ली से मेरी सास का फोन आ गया। अमित ने उनसे बात की, फिर बोले, लो माँ तुमसे बात करना चाहती हैं। मैं मोबाइल लेकर बालकनी में चली गई। वहाँ से बातें करते करते मोबाइल का इनबॉक्स चेक किया। एक मैसेज को देखकर मेरा दिल डूबने लगा। लिखा था, आज शाम 6 बजे गैलेक्सी मॉल के कॉफ़ी हाउस में मिलो नायना। यह नायना वही थी जिसे अमित ने रुपए दिए थे। बात करके मैंने खामोशी से फ़ोन उन्हें दे दिया। रोज़ की तरह जाते हुए अमित ने मेरे माथे पर चुम्बन दिया तो मेरा मन वितरण से भर उठा। उनका स्पर्श भी अब मुझे पराया लग रहा था। कौन है ये नायना? क्या रिश्ता है उसका अमित से? क्या उनका नायना के साथ अफेयर चल रहा था? शायद यही सच था। तभी तो मुझसे झूठ बोलकर वह उससे मिल रहे थे। सारा दिन मैं वेदना के भंवर में टूटती उतरती रही। एक अजीब सी बेचैनी अनजाने बहस में छटपटाती रही। रह रहकर नजरें घड़ी की ओर उठ रही थीं। शाम के 5 बजते ही मैं गैलेक्सी मॉल की ओर चल दी। मैं अमित को रंगे हाथों पकड़कर इस लुक्का छुपी के खेल को समाप्त कर देना चाहती थी। गैलेक्सी मॉल के कॉफ़ी हाउस में पहुंचते पहुंचते 6 बज गए। इधर उधर नजर डाली तो सबसे पीछे कोने की मेज पर अमित एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठे दिखे। मैं कुछ सोचकर दृढ़ कदमों से उनकी ओर बढ़ी। अमित नजरें झुकाए कुछ पेपर्स पढ़ने में व्यस्त थे। मैं उनकी मेज के पास जाकर खड़ी हो गई। जो ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी वे बुरी तरह हड़बड़ा गए। रितु, तुम यहाँ? मैं हैरानी से बोले। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, अपनी फ्रेंड के साथ मॉल में आई थी, आपको यहाँ देखा तो चली आई। कहकर वह वहाँ से चल दी। अमित पीछे से पुकारते ही रह गए। मैं मन में पीड़ा का गुब्बारा दबाए घर पहुँची और पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। दिल में हाहाकार मचा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। जब मन कुछ हल्का हुआ तो उठकर अटैची में कपड़े रखने लगी। अमित ने मेरे भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। अब मुझे क्या कदम उठाना चाहिए यह फैसला लेना मुमकिन नहीं था कि तभी घंटी बजी। अमित आ गए थे। वे बेहद गंभीर थे। उन्होंने एक नज़र अटैची में रखे कपड़ों पर डाली और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोले, यह क्या कर रही हो रितु? कहाँ जा रही हो? मैंने गुस्से में उनका हाथ झटक दिया और बोली, अमित, आपने क्या समझा था? आप मुझे धोखा देते रहेंगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं काफ़ी दिन पहले जान गई थी कि ऑफिस की मीटिंग के नाम पर आप कहीं और जाते हैं। मैं इस मौके की तलाश में थी कि आपका झूठ आपके सामने ला सकूं। आपका नायना से अफेयर था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरा उससे अफेयर नहीं है रितु। झूठ कह रहे हैं आप, तभी तो मुझसे झूठ बोलकर उससे मिलते हैं, उसे रुपए देते हैं। अमित ने हैरानी से मुझे देखा तो मैं बोली, अमित, मैं कोई बेबस निरीह लड़की नहीं जो पति की बेवफाई पर आंसू बहाती रहूं। मैं पढ़ी लिखी साहसी लड़की हूँ। अपनी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। फिलहाल मैं अपने घर जा रही हूँ। मैंने अटैची उठाना चाही तो अमित ने मेरी बांह थाम ली। भावुक स्वर में बोले, बात सुन लो, फिर जो चाहो सजा दो। रितु, नायना का मुझसे नहीं, मेरे बड़े भाई आलोक से अफेयर था। घर में सभी को इस बात का पता था। वह बेशक हमारे घर आया करती थी। मैं तो उसे भाभी कहता था। नायना के माँ बाप नहीं हैं, बड़े भाई भी हैं। सबकी रजामंदी से भैया और नायना की सगाई कर दी गई। शादी की तिथि 3 महीने बाद तय हुई थी। घर में जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही थी।
तभी कंपनी की ओर से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में भैया को अमेरिका जाने को कहा गया। माँ और पिताजी चाहते थे जाने से पहले दोनों की शादी कर दी जाए ताकि भैया नायना को लेकर अमेरिका चले जाएं, किंतु भैया नहीं माने। उनका कहना था 6 महीने बाद लौटकर आराम से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। नायना को प्रतीक्षा करने के लिए कहकर आलोक भैया चले गए। किसी तरह 6 महीने कटे किंतु भैया नहीं लौटे। फिर 1 साल बीतते बीतते भैया ने कंपनी बदल ली और वहीं पर बसे एक भारतीय परिवार की लड़की से शादी कर ली।